स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस, यूपीएससी तथा अन्य एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए लोकपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हमारा जो टॉपिक्स है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में आया और ये संघ केंद्र सरकार द्वारा जो है लाया गया है और राज्यों के लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। यानी यूपीए गवर्नमेंट में 2013 में जो है ये अधिनियम लाया है। दूसरा, ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं, यानी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। हाँ, ये वैधानिक यानी विधिक हैं, लीगल हैं। नेक्स्ट बिंदु है, ये ओम्बुड्समैन का कार्य करता है, यानी ओम्बुड्समैन का मतलब है लोकपाल के जैसे कार्य करता है और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। यानी जो करप्शन है किसी भी विभाग में उसकी जांच करने के लिए यह संस्था बनाई गई है। आगे देखें, हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि ये जो खराब प्रशासन होता है दीमक की तरह हमारे धीरे धीरे राष्ट्र को नष्ट कर देता है, चट जाता है, तो एक तरह से खोखला कर देता है। यानी करप्शन किसी भी देश के लिए सही नहीं माना जाता है। आगे दे रहा है कि अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी सीबीआई को पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज़ बताया है। यानी सीबीआई के बारे में भी कहा जाता है समय समय पर कि यह जो है सरकार के इशारे पर काम करता है। आगे तरह कि इनमें से कई एजेंसियां नामात्र शक्तियों वाले परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नज़र रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। आगे तरह है कि इस संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है। अब जरा इसके पृष्ठभूमि में चलेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि लोकपाल यानी जो ओम्बुड्समैन है, ये संस्था की इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले स्वीडन में हुई थी 1809 में। यह एक यूरोपीय कंट्री है स्वीडन। इसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। आगे दे रहा है 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से बढ़ा। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ उसके बाद लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन सिस्टम की शुरुआत तेज़ी से हुई। आगे है 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। यानी इसके बाद स्वीडन के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने और नॉर्वे ने एक साथ अपनाई, तो इसकी शुरुआत की। इसके बाद 1967 में एक वर्ष यानी 1961 के व्हाइट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन की शुरुआत की। यानी ब्रिटेन ने भी ओम्बुड्समैन अपने यहाँ पे लाया ताकि जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। अगर विकासशील देशों में देखा जाए तो गुयेना, याद रखिएगा, गुयेना ने 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और भारत ने भी इसको अपनाया। अगर भारत में इसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो भारत में जो है 1960 के दशक में इसकी शुरुआत जो है इसके बारे में जो है विचार कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने किया था। तो ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ओम्बुड्समैन सिस्टम की पहली बार भारत में विचार किसने रखा था? तो 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने रखा था। आगे लोकपाल एवं लोकायुक्त सब प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने पेश किया। यानी ये जो लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द है हमारे यहाँ इसको एल.एम. सिंघवी, जो कि संविधान के बड़े जानकार माने जाते हैं, उन्होंने इसको रखा था। आगे है वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसमें जो है इसमें जो है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी
और 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ। यानी लोकपाल विधेयक भारत में जो लोकसभा में आया, पहली बार कब आया था? 1968 में। लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही कालातीत हो गया और इसके बाद से लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ, यानी कई बार सरकारें आई और गई। 1968 के बाद फिर कभी ये जो है पास नहीं हो पाया। वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी में असफलता मिली। यानी हमारे जो ये सांसद लोग हैं, इन्होंने अपने ऊपर यानी एक तरह से सरकारी जांच के लिए इस सिस्टम को जो है आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वर्ष 2002 में एम.एन. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित और लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात की। यानी वेंकट चलैया कमेटी ने इसके बारे में कुछ और चीज़ों को शामिल करने की बात की। वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। यानी वीरप्पा मोइली जो समिति प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, तो उसने भी जो इसकी सिफारिश की थी। आगे दे रहा है कि वर्ष 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। तो याद रखिएगा, हालांकि अभी हाल ही में भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, तो इनकी अध्यक्षता में भी जो है एक कमेटी बनाई गई थी। आगे दे रहा है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 पास हुआ। यानी अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद से जो है ये यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम विधेयक 2013 पारित कर दिया। फिर है 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया। यानी भारत में जो है, याद रखिएगा, 1 जनवरी को राष्ट्रपति की सहमति के बाद और 16 जनवरी से 2014 से ये लागू, यानी बिल 13 में आता है और पूरी तरह से ये 2014 में 16 जनवरी से लागू हुआ माना जाता है। आगे दे रहा है कि लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के बारे में दे रहा है। यानी जो 2013 में विधेयक दिया गया था, इसमें 16 में कुछ प्रस्ताव फिर से जोड़े गए। आगे दे रहा है, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता चयन समिति के सदस्य होंगे। जो में होगा वो दूसरा विरोधी दल का जो बड़ा नेता होगा वही आएगा, वही शामिल होगा उसमें। नेक्स्ट है, इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी कुछ बदलाव किए गए और जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण देना पड़ेगा। आगे है कि संशोधन विधेयक द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप एवं प्रारूप से करेंगे। यानी जो 40 दिन का समय दिया गया था वो 30 दिन, फिर 30 दिन के बाद उसे समय को जो है बढ़ा दिया गया। आगे दे रहा है, यह ट्रस्टियों और बोर्डों के सदस्यों को भी अपने तथा पति पत्नी परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है। यानी एक तरह से परिवार का जो संपत्ति है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना पड़ेगा। फिर दे रहा है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और 8 सदस्यों से हुआ है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि लोकपाल कैसी निकाय है, तो बहुसदस्यीय निकाय है और ये विधिक है, संवैधानिक नहीं है। इसमें 8 सदस्य होते हैं। आगे दे रहा है कि लोकसभा संस्था के चेयरपर्सन या तो भारत के पूर्व न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता के प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। यानी जिन पर भ्रष्टाचार वगैरह करप्शन से संबंधित चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर लागू, तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें दे रहा है कि कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कानून से संबंधित ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आगे है कि 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक होंगे तथा न्यूनतम 50% सदस्य, यानी जो न्यूनतम जो है सदस्य इसमें से SC ST और OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं को भी इसमें जगह
दिया गया। एक तरह से 50% जो है कोटा रिजर्व रखा गया है। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आगे दे रहा है कि गैर न्यायिक सदस्य असंदिग्ध, सत्यनिष्ठा व प्रकांड, एक तरह से जो है उसके पास एक अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए और उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं होना चाहिए। खास करके इसमें ज़्यादातर वरीयता न्यायालय से जो रिटायर्ड जज हैं उनको दिया गया है। अब लोकपाल की जो कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो जो लोकपाल कार्यकाल जो है लगभग 5 साल का होगा और उसको रिटायर होने की आयु क्या है 70 वर्ष। इनमें से जो पहले पूरा होगा उसको हम फॉलो करेंगे। यानी लोकपाल का जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का होगा और उसे 70 वर्ष तक जो है उसको समय सीमा दी गई है। आगे दे रहा है कि सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी जो और नियुक्ति होगी वो सिफारिश किसके द्वारा, राष्ट्रपति दी की जाएगी। आगे की चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायाधीश से मिलकर गठित होती है। तो यानी इन सारी लोगों से मिलकर के पूरी संरचना बनाई जाएगी लोकपाल की। आगे दे रहा है कि लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल खोजबीन समिति होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम है, उसी तरीके से एक सर्च पैनल बनाया जाएगा और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। लोकपाल खोजबीन समिति ये अधिनियम 2013 से जो है लाया गया है। इसके बाद यह सूची में 8 सदस्यों के लिए जो है इसमें यह रूल है कि जो 8 सदस्य होंगे उनके पास कई लोगों का नाम जाएगा और वो लिस्टिंग करके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति जो है उनके नामों की सिफारिश प्रस्तुत करेगी। अब इसके बाद सुझाए गए नामों को जो है इसमें चुना भी जा सकता है, नहीं भी चुना जा सकता है। और सितंबर 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति के गठन किया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो लोकपाल की नियुक्ति 19 मार्च 2019 को किया गया, उसके लिए जो सर्च कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा। आपको 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के अंदर लोकायुक्त पद स्थापित करें। आगे दे रहा है कि लोकपाल के क्षेत्रकार और शक्तियाँ, क्या क्या इनकी शक्तियाँ हैं और कौन कौन से उसके क्षेत्र में भाग शामिल होंगे। तो इस प्रकार से देखें तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। यानी इसको बहुत व्यापक बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री, मंत्री सहित सभी को शामिल किया गया एक तरह से। आगे दे रहा है कि लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित होगा। यानी जो करप्शन चार्ज होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस पर जो है प्रधानमंत्री को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आगे दे रहा है कि संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं है। यानी संसद के भीतर कोई कार्यवाही होती है तो वहाँ भी लोकपाल का कोई जो है दायरा नहीं होगा। आगे दे रहा है कि इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसी किसी नियम, निकाय, समिति का निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। यानी दोनों पक्ष को इसमें शामिल किया गया है। आगे दे रहा है कि लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देवताओं को प्रस्तुत करें, अपनी संपत्ति को जो है सबके सामने लाएं। आगे दे रहा है कि इसके पास CBI की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। यानी यह CBI को जो जांच करने का रेफर कर सकती है। यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामलों की जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आगे लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ दी गई है। एक तरह से सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसको जो है दी गई है। यानी एक तरह से न्यायिक जो है इसको समान न्यायिक अधिकार दिए गए हैं, सिविल न्यायालय की तरह से ये काम करेगा।
आगे विशेष परिस्थिति में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त होती है। आगे लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है, यानी ट्रांसफ़र के लिए भी यह सिफारिश लोगों को कर सकती है। अब इसकी कुछ कमियां देख लें। लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें कुछ खामियां और उसकी कमियां हैं। जैसे संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की पारित होने के 5 वर्ष बाद किसी तरह के लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, और इस तरह से यह राजनीतिक इच्छा शक्ति को, कमज़ोर इच्छा शक्ति को दिखाता है। दूसरा है, लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कहा गया है, परंतु 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना अभी तक की है, यानी 28 राज्य में से केवल 16 नहीं किया गया है। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्ति समिति राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित हैं। लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मानदंड नहीं है कि कौन एक प्रख्यात न्यायविद है, और इसकी पूरा जो है परिभाषा क्लियर नहीं है, इसलिए जो है ये जो है इस तरह से संदिग्ध लग रहा है। आगे 13 के अधिनियम व्हिसिल ब्लोअर का कोई ठोस सुरक्षा नहीं, यानी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको सुरक्षा देने की बात इसमें नहीं किया गया। इस तरह से ये अपराध और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है। आगे वर्ष 2013 का अधिनियम व्हिसिल ब्लोअर का कोई ठोस सुरक्षा, ये तो क्लियर है। इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना, यानी जो है लोकपाल को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया है, इसकी एक कमी है। लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया, ये और भी कमी है। लोकपाल के विरुद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। आगे लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित विशिष्ट विवरण पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है और अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ सीमा तक सीबीआई की कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता को इसके निदेशक की नियुक्ति में इस अधिनियम में संशोधन कर पूरा किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत तथा उस तिथि से 7 साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी शिकायत में कथित अपराध किए जाने का उल्लेख किया गया। तो इसमें हम सुझाव कुछ रख सकते हैं कि क्या क्या ऐसा किया जाए कि लोकपाल में जो है कुछ व्यवहारिक जो है उसे बनाया जाए लोकपाल को। पहला, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता तथा मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों मामलों में ओम्बुड्समैन लोकपाल संस्था को मजबूत किया जाए। स्वयं को सार्वजनिक जांच का विषय बनाने के लिए इच्छुक एक अच्छे नेतृत्व के साथ साथ अधिक पारदर्शिता, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समूहों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। लोकपाल की नियुक्ति ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है, सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जांच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोतरी करना सरकार के आकार में वृद्धि करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार आए। आगे इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त उनसे वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी रूप से अवश्य स्वतंत्र होने चाहिए जिनकी जांच एवं जिन्हें दंडित करने के लिए उन्हें कहा जाता है। आगे लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार के लोगों के पद स्थापित होने की संभावना को कम किया जाए। अब वर्तमान में लोकपाल की स्थिति क्या है, ये प्रेजेंट टाइम में, इसको हमें ज़रा देखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष यानी 2019 में, याद रखिएगा 2019 में 19 मार्च को, तो इसी वर्ष मार्च के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीसी चंद्र घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल के लिए लोकायुक्त चुना गया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे, यानी कुल इसमें 1 अध्यक्ष होगा और 8 इसमें कुल सदस्य होंगे, जिसमें से 4 न्यायिक होंगे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। अब कौन कौन न्यायिक सदस्य है, याद रखिए। न्यायिक सदस्यों में से जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और इनके साथ ही एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना राम सुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन तथा महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है। इस प्रकार से दोस्तों
हम कह सकते हैं कि भारत में जो है अन्ना हजारे के मूवमेंट के द्वारा जो अधिनियम 13 में पास किया था कांग्रेस सरकार ने, उसे जो है लागू किया मोदी सरकार ने। 19 मार्च 2019 को पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई पीसी चंद्र घोष की अध्यक्षता में। इसमें कुल 8 मेंबर होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी वो लगभग पूरी हो गई है। अब यह जो है करप्शन से संबंधित जांच करेगा। तो आने वाली किसी भी परीक्षा में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको